हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यूज। ओके, हमने 3 मेथड्स देख लिए हमारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। क्या थे वो? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, देन इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस, एंड अब जो फोर्थ वन है वो क्या है? टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो स्टूडेंट्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इसके पर्टिकुलर जो नेम है उससे क्या समझ में आ रहा है? टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब जो टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया गया, राइट? यही समझ में आ रहा है हमें? तो वही एक्चुअल में उसका मीनिंग होता है, राइट? ऐसा इंटरव्यू जो कि टेलीफोन पे लिया जाए उसे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू बोलते हैं। ओके, so under this method data is collected through an interview over the telephone with the interviewer। कैसे कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स? ओवर दी टेलीफोन। ओके, बहुत इजी सा मेथड है, राइट? उसके नेम से हम, अगर नहीं भी पता होगा ना अगर आपको इसका मतलब, तो भी अगर वो आ जाता अगर आपके एग्जाम में, तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते थे, क्या बोलना है वो, तुक्का लगा सकते थे कि टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता होगा? टेलीफोन पर लिया गया इंटरव्यू, राइट? तो वही इसका मतलब होता है। ओवर द टेलीफोन जो इंटरव्यू लिया गया है एक इंटरव्यूअर से, राइट? उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है? टेलीफोन इंटरव्यू इज बेटर इन द केसेस वेयर द रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू आंसर दी सर्टेन क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यूज। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस जिनका कोई भी एक जो पर्सन है वो रिलक्टेंट है आंसर करने के लिए, जब 1-to-1 बात हो रही हो, तो ऐसे केसेस में हम एक टेलीफोनिक इंटरव्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है? मेनी ऑफ द शोज ऑन टेलीविजन कंडक्ट पोल्स विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यूज। पोल्स कंडक्ट करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे शोज देखे होंगे, वहां पर पोल्स होते हैं, आप लोग कुछ ना कुछ वोट करते हैं, राइट? वो किसके थ्रू करते हैं? टेलीफोन के थ्रू करते हैं, राइट? तो ये जो अलग अलग बहुत सारे जो शोज होते हैं वो लोग क्या कंडक्ट करते हैं? पोल्स कंडक्ट करते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज के थ्रू। ठीक है? द रिस्पॉन्स रेट इज लोअर एंड फ्यूअर क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड बिफोर द रिस्पोंडेंट गेट्स टायर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो कैसा होता है? लोअर होता है। ठीक है? और कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, कब तक पूछना है हमें? ये जो कम क्वेश्चंस है हमारे, ये हमें खत्म करना है उस टाइम के पहले, जब तक हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो टायर्ड हो जाए उस प्रोसीडिंग से। ओके, वो थक चुका हो उस प्रोसीडिंग से, उसके पहले पहले हमें अपने सारे क्वेश्चंस पूछने। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ प्रमोशन करना होता है, राइट? किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। आप आजकल कहीं पे भी जाएं तो किसी भी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे कोई सी भी शॉप पर जाते हैं, तो वो लोग आपसे आपका नंबर मांगते हैं, राइट? आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो मांगते हैं, एंड देन उसके बाद में आप लोगों को मैसेजेस आते रहते हैं, अपडेट्स मिलते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑफर चल रहा है, वो पर्टिकुलर ऑफर चल रहा है, अभी आपके लिए ये चीज़ इतनी चीप है, या ये ऑफर चल रहा है, ये गिफ्ट कूपन्स ये अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती होगी, राइट? तो ये सब क्या है? ये एक इसी का पार्ट है। ओके, एक आप समझ सकते हैं कि इसी का पार्ट है। वो लोग आप लोगों को एक अपडेट देते रह रहे हैं ताकि उनको काम में आ सके। ओके, ये जो मैसेजेस हैं ये तो चलो ठीक है, वन साइडेड होते हैं, वो आप लोगों को नहीं बोलते कि आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, राइट? लेकिन कुछ फोन कॉल्स होते हैं। ओके, फोन कॉल्स होते हैं। चलिए आप मान लीजिए अभी आप लोग 11th में है, देन आप 12th में जाएंगे। 12th के बाद में आपको कोई ना कोई कॉलेज चूज करना पड़ेगा, राइट? कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज ने, कोई से इंस्टीट्यूट ने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली आपके स्कूल से। ठीक है? आपके स्कूल वालों से आपकी इंफॉर्मेशन ली कि क्या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, उसका क्या नंबर है, मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। ओके, ये इंफॉर्मेशन मान लीजिए किसी भी एक इंस्टीट्यूट ने ली है आपके स्कूल से। देन वो जो इंस्टीट्यूशन है वो आप लोगों को कॉल करेंगे, राइट? आप लोगों को कॉल करेंगे, उनके इंस्टीट्यूट को प्रमोट करेंगे, आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप अब आगे करियर में क्या परस्यू करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं,
और आप कौन सी जगह से परस्यू करने का सोच रहे हैं, आपने क्या कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, क्या आप ड्रॉप लेने वाले हैं, क्या आप जॉब करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्या है, ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू का ही पार्ट, राइट। उसी को आप समझ सकते हैं कि यही एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी तो आप लोग, आपकी स्टडीज ही चल रही है, जब आप लोग जॉब के लिए जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है जॉब्स में भी, वो उनके 3-4 राउंड्स होते हैं, ओके। तो उन्होंने एक राउंड में तो पहले आपका सिलेक्शन किया, फिर होगा आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू, फिर उसके बाद में होगा आपका कुछ वीडियो इंटरव्यू या फिर पर्सनल इंटरव्यू, एंड देन फाइनल सिलेक्शन। तो वो जो बीच में टेलीफोनिक इंटरव्यू आया है वो क्या है, वो यही तो है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, ओके। तो इसे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू बोलते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, डेटा कलेक्ट करना है, राइट, डेटा कलेक्ट करना है, तो हमने विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन या विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया है। हम लोग एक जगह पर बैठकर अलग अलग लोगों को कॉल कर रहे हैं, उनसे उनके प्रेफरेंसेस पूछ रहे हैं, या फिर जो भी हमारा जो कंसर्न प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, ओके। तो ये सब है हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यू। बहुत इजी सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब टेलीफोन पर लिया गया इंटरव्यू, ठीक है। देन एक पिक्चर है हमारे सामने जो कि एक टेलीफोनिक इंटरव्यू को डिफाइन कर रही है। ये एक मैम है, एक अपने ऑफिस में बैठी है, राइट, यही थोड़ा ऑफिस वाला माहौल दिख रहा है, ये तो घर ही दिख रहा है ऑब्वियसली। तो वो अपने ऑफिस में बैठी है, वहां से कॉल कर रही है, यहाँ से आप आंसर कर रहे हैं उन्हें, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो नोट डाउन कर रही है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए उन्होंने वो कैलकुलेट कर ली, उन्होंने वो कलेक्ट कर ली, ओके। देन सुटेबिलिटी, कहां पर ये टेलीफोनिक इंटरव्यू सुटेबल होता है, व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव टेलीफोन कनेक्शन। बहुत ही कॉमन चीज, ये नहीं बोलते तो भी हमें पता था कि अगर टेलीफोनिक कनेक्शन ही नहीं होगा, अगर टेलीफोन का कनेक्शन ही नहीं होगा तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, राइट। इंटरव्यू कंडक्ट करने का सिर्फ एक ही तो जरिया था, टेलीफोन। अगर वही नहीं होगा तो क्या ये पॉसिबल है कि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट कर सके, नहीं है पॉसिबल। तो ये कहां पर सूटेबल है, जहां पर टेलीफोन कनेक्शन हो, ओके। वैसे तो स्टूडेंट्स आजकल हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक जगह पर टेलीफोन कनेक्शन होते हैं, रिमोट से रिमोट प्लेस पर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, हम मान रहे हैं कि कोई रिमोट प्लेसेस पर हमें टेलीफोन्स अवेलेबल नहीं है, ओके, वहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं है टेलीफोन का, एक सिंगल बूथ भी नहीं है, और लोगों के पास पर्सनल होना तो आप भूल ही जाइए। तो अगर उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर टेलीफोन्स ही नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर मेथड को कैसे अंडरटेक करेंगे, राइट। इसलिए ये कहां पर सूटेबल होता है, सिर्फ वो प्लेसेस पर जहां पर टेलीफोन कनेक्शन हो, ठीक है। When the data is to be collected in shorter duration, कब कैसी ड्यूरेशन में कलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, शॉर्टर ड्यूरेशन में कलेक्ट करना है, ओके। मतलब हमारे पास कम टाइम है, हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू का यूज किया। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए शॉर्ट पीरियड में, और अगर आप सोचो कि आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज करोगे, तो क्या आपको शॉर्ट पीरियड में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, नहीं होगी। क्यों, बिकॉज वो टाइम लेगी कि आप पर्सनली जाएंगे एक एक प्लेस पर और एक एक पर्सन से इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, राइट। इन कंपैरिजन टू टेलीफोनिक इंटरव्यू, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, आपने टेलीफोनिक इंटरव्यू का यूज किया, राइट। आपने क्या किया, आप जहां है वहां से आपने बैठे बैठे कॉल लगाना स्टार्ट किया एंड लोगों से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए, राइट। आपने कॉल लगाया, आपने बोला कि मैं इस प्लेस से बोल रहा हूं, मुझे ये जानना है। उन्होंने बोला ओके फाइन, हम बता देंगे। और आपकी एक पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्डेंट से तो आपने पूछ लिया विद इन 4 to 5 मिनट्स, राइट। 4 to 5 मिनट्स एक बहुत नॉमिनल टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स। अगर इससे ज्यादा आप बहुत लंबा लेंदी खींचेंगे
तो क्या होगा, जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो उनका इंटरेस्ट खो देंगे और वो नहीं चाहेंगे और आंसर करना। इसलिए टेलीफोनिक इंटरव्यू को छोटे छोटे टाइम में खत्म करना होता है, हमें बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछना होता है और थोड़े से क्वेश्चंस पूछना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पूछे तो जो भी रिस्पोंडेंट है वो इरिटेट हो जाएगा, फोन कट कर सकता है, ठीक है। देन इसके क्या मेरिट्स हैं, ओके हमने इसकी सूटेबिलिटी देख ली, तो अब इसके देखते हैं कि मेरिट्स क्या है। वाइड कवरेज, ये तो बहुत सिंपल सा और बहुत अंडरस्टूड मेरिट है इसका, राइट। वाइड कवरेज, एक जगह पे बैठ के आप पूरी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कॉल कर लीजिए, राइट। बस चाहिए क्या कि वहां पे टेलीफोन कनेक्शन हो, तो वाइड कवरेज हुआ। आप आज कहीं पर हैं, आपने बहुत दूर या कहीं पर भी जहां पे आपका मन हो वहां पे कॉल कर दिया, तो ये वाइड कवरेज हुआ कि आप जितना चाहें उतना एरिया कवर कर सकते हैं, ओके। सो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी ओवर अ लार्ज एरिया, ओके। देन इकोनॉमिकल, ये तो बहुत इजी सा है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकल होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्यों होगा स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए, मैं एक प्लेस पर बैठकर सिर्फ अपना फोन लगा रही हूँ, राइट, सिर्फ मैं कॉल कर रही हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे ट्रेवल करना है, ना मैं किसी लोकल एजेंट को अपॉइंट कर रही हूँ, राइट। तो ये इकोनॉमिकल हुआ, यहाँ पे कम से कम कॉस्ट लग रही है, राइट, और मेरा जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट भी हो रहा है, तो ये इकोनॉमिकल होता है, ओके। सो दिस मेथड इज चीपर एज इट रिक्वायर्स लेस टाइम, मनी एंड लेबर। यहाँ पे लेस टाइम की नीड होती है, यहाँ पे मनी भी कम चाहिए और लेबर भी कम चाहिए, राइट। यहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ थोड़े बहुत लोग भी हमारा काम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मनी भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ना ही आपको कहीं पर ट्रेवल करना है, ना ही किसी को कुछ पे करना है, आपको तो आपकी प्लेस पे बैठ के कॉल ही करना है, राइट। तो वो जो कॉलिंग चार्जेस हैं वो तो लगेंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी बहुत चीप रहेगा ये। एंड टाइम, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, राइट। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर कुछ इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल होता है हमारा, ठीक। देन क्लैरिफाई डाउट्स, इट इज पॉसिबल टू असिस्ट द रिस्पोंडेंट्स बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस। हम जो डाउट्स हैं रिस्पोंडेंट्स के वो भी क्लियर कर सकते हैं। जब हम कॉल पर हैं किसी के साथ में, हमने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन को समझ में नहीं आया, राइट, तो हम वापस से क्लेरिफाई कर सकते हैं, हम वापस से उस आंसर को, उस क्वेश्चन को क्लियरली पूछ सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये मतलब था, राइट। तो ये क्लेरिफाई कर सकता है डाउट्स, और आपको और अच्छे से, जब आपने डाउट्स क्लियर करे तो आपको अच्छे से जो सही इंफॉर्मेशन है वो रिस्पोंडेंट प्रोवाइड करवा सकता है, ओके। सो ये पर्टिकुलर कुछ मेरिट्स होते हैं हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यू के, ठीक है। देन इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, अब इसके डीमेरिट्स भी देखते हैं, सिर्फ मेरिट से तो काम चलेगा नहीं, डीमेरिट्स तो हर एक चीज के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। लिमिटेड यूज, इसका यूज लिमिटेड होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एक्सेस टू पीपल, ठीक है। क्या डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स, एक्सेस टू पीपल। दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल हु डू नॉट ओन अ टेलीफोन। इसका लिमिटेड यूज है, ये सिर्फ जो पर्टिकुलर मेथड है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ वहां यूज कर सकते हैं जहां पर टेलीफोन्स अवेलेबल हो। उस प्लेस पर जहां पर टेलीफोन्स अवेलेबल नहीं है, उस प्लेस पर हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूसेज नहीं कर सकते, ओके। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो यूज है वो लिमिटेड है, ठीक। देन विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। विजुअल फीडबैक मतलब जो हम ऐसे 1-to-1 जब देखकर बात करते हैं तो एक्सप्रेशंस के थ्रू जो हम फीडबैक लेते हैं, राइट, वो फीडबैक पॉसिबल नहीं होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू पर। क्यों नहीं होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज हम किसी को देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, राइट। तो जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं तब तक विजुअल फीडबैक थोड़ी ना मिल सकता है हमें, है ना। So visual feedback is not possible. Telephone interviews are also obstruct visual reactions of the respondents, which becomes helpful in obtaining information on sensitive issues.
ओके कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो उनके ऊपर ये जो विजुअल फीडबैक्स होते हैं बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ओके क्योंकि जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट नहीं करता है कि जो रिस्पोंडेंट ने बोला है वो हम नोट डाउन कर लें, नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा। वो देखेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन पे कि क्या कंडीशन है, वो किस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें बोल रहा है, वो उसकी एक्चुअल कंडीशन को, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पर टेलीफोनिक इंटरव्यू में विजुअल फीडबैक नहीं होता है अवेलेबल। ओके कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ जो इश्यूज होते हैं उन पर विजुअल फीडबैक की बहुत नीड होती है। ओके तो ऐसे जगहों पर हम इस टेलीफोनिक इंटरव्यू का यूसेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव इशू हो सकता है स्टूडेंट्स रिलेटेड टू इनकम, किसी से पूछ लो कि आपकी इनकम कितनी है, किसी पुअर से, ओके या उनसे पूछ लो आपकी लिविंग कंडीशंस कैसी है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ लो, कोई अपनी जॉब खो चुका है उससे उसके जॉब के बारे में पूछ लो। सेंसिटिव इशू मतलब वो जो इश्यूज लोगों को दिल पर लग जाते हैं, राइट, वो इश्यूज उनके लिए सेंसिटिव हो जाएंगे। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। जो उनकी पर्टिकुलर जो प्रिवेलिंग कंडीशंस होगी ना उसके अकॉर्डिंग सबके अपने अपने अलग अलग इश्यूज होंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। ये एक मेथड है हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। ओके हमने अभी तक 4 मेथड्स पढ़ लिए हैं, ये हमारा फिफ्थ वाला मेथड है, ओके जो कि नेम्ड है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनर का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, ओके एक रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चंस पूछना एंड देन उनके हो सकता है वो क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स हो, ट्रू फॉल्स हो या कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक रिटर्न फॉर्म में हमें क्वेश्चनर देखने को मिलता है। ओके कि आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड एंड आपको वो पर्टिकुलर फिल करना होता है। ओके सो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, क्वेश्चनर का मतलब हमें समझ में आ गया। मेल्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेल्ड का मतलब होता है जो हमारे मेल पे हो, राइट, जो हमें मेल किया गया हो, राइट, उसे हम मेल कह सकते हैं। हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस नहीं है उस चीज़ का, उस चीज़ की हार्ड कॉपी नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में वो अवेलेबल है। ओके हमें मेल पर अवेलेबल है, हम ये मान लिया। ओके तो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड क्या हुआ? मेल के थ्रू, किसी भी सॉफ्ट कॉपी के थ्रू, या फिर यहाँ पे हम मेल्ड इसे भी इस पर्टिकुलर चीज़ को भी मान सकते हैं कि आपको पोस्ट किया गया हो, ठीक है, एंड आपको वापस सेंड करना हो वहाँ पर। ओके मतलब यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों मानना है। ओके बस मेल्ड से हमें ये मतलब समझना है कि इन्वेस्टिगेटर खुद हमारे सामने वो पर्टिकुलर क्वेश्चनर लेकर नहीं आया है, इन्वेस्टिगेटर ने वो जो क्वेश्चनर है वो सेंड किया है, वो हम तक पहुंचाया है। ओके उसे हम कहेंगे मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। Under this method, the investigation makes an questionnaire pertaining to the field of investigation. जो इन्वेस्टिगेटर होता है स्टूडेंट्स वो क्या बनाता है? वो बनाता है क्वेश्चनर, ठीक है, pertaining to the field of investigation। जिस फील्ड में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है ना उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनर बनाएगा। ओके एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट्स। क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है रिस्पोंडेंट्स को, ठीक है, सेंड कर रहा है, वो खुद लेकर नहीं जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है खुद लेकर नहीं जा रहा है, वो सेंड कर रहे हैं। ओके अलॉन्ग विद अ कवरिंग लेटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। एक कवरिंग लेटर होता है उसमें, ओके जो उसको कवर करके पहुंचाते हैं वो, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये जो क्वेश्चनर है उन्हें सेंड किया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो माइट भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चनर्स तो शायद नहीं आए होंगे, शायद आए भी होंगे, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसे तो आए होंगे कि आप लोगों के पास कोई मेल्स आए हों, ईमेल्स आए हों जो कि आपसे फीडबैक पूछ रहे हो, राइट, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का फीडबैक पूछ रहे हैं या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि
ऑब्जेक्टिव टाइप है, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप है, राइट। तो वो क्या है, वो क्वेश्चनर ही तो मेथड है, राइट। आपसे क्वेश्चंस पूछे गए ताकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। हो सकता है आपकी स्कूल में कोई सेमिनार कंडक्ट हुआ, ओके, कोई गेस्ट फैकल्टी आई थी, एक सेमिनार कंडक्ट हुआ, तो वो जो गेस्ट फैकल्टी थी उन्होंने एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया आपकी स्कूल अथॉरिटीज को, ओके। आपकी स्कूल अथॉरिटीज ने एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को वो क्वेश्चनर दिया कि आप लोग हमें फिल कर वापस रिटर्न कीजिए, ठीक है। आपसे फिल क्यों करवाया गया स्टूडेंट्स वो, क्योंकि वो गेस्ट फैकल्टी जानना चाहते हैं, ओके, वो इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं कि क्या उनका लेक्चर आप लोगों को पसंद में आया, उनके लेक्चर से आपने क्या सीखा, क्या आप ऐसे और लेक्चर्स अटेंड करना चाहेंगे, वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेना चाह सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये एक क्वेश्चनर मेथड ही है, ठीक है, जहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर करना होता है, उसे हम क्वेश्चनर मेथड बोलते हैं, ठीक। अ क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्या कंसिस्ट करता है स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग आंसर्स, ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़ी जाती है ताकि आप आंसर्स लिख दें, बिकॉज अगर ब्लैंक स्पेसेस नहीं लीव करेंगे तो हो सकता है जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर करे ही ना, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है, वो इतनी मेहनत नहीं करेगा कि एक दूसरे पेपर में वो आंसर लिखे, देन उसे इसके जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ में कंबाइन करे, उसे स्टेपल करे और वो आपको सेंड करे, इतनी मेहनत कोई नहीं करने वाला है, राइट। अगर आपने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है तो आप ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़ेंगे ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो अपना आंसर लिख सके, ठीक है। यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनर बाय पोस्ट। क्या होता है, एक सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप रहता है, ओके, हमारे क्वेश्चनर में। सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि जिसने आपको क्वेश्चनर सेंड किया है ना, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो अपना एड्रेस लिख कर देगा आपको इस पर्टिकुलर स्टैम्प्ड एनवेलप पर, ओके। एक एनवेलप के अंदर आपका क्वेश्चनर है और उस एनवेलप पर उस पर्टिकुलर सेंडर का एड्रेस है, ताकि आप उस क्वेश्चनर को कलेक्ट करो, उसको आंसर करो और वो क्वेश्चनर को वापस भेज सको उस पर्टिकुलर एड्रेस पर विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, ओके। अगर उसने सिर्फ क्वेश्चनर सेंड कर दिया आपको, आप तक पहुंचा दिया और उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आप उसे वापस कैसे सेंड करोगे, तो वो क्वेश्चनर किसी काम का ही नहीं रहेगा, राइट। आपने क्वेश्चनर लिया, उसे फिल भी कर दिया तो भी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके पास ही पड़ा रहेगा, राइट, आपके पास ही रखा हुआ रहेगा, वो कहीं पे वापस नहीं जाने वाला है ना। तो ये चीज क्या बता रहा है, ये चीज हमें यही बता रहा है कि जो सेंडर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो क्वेश्चनर को किस फॉर्म में सेंड करता है, एक सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप, ओके, एक ऐसा एनवेलप जिसमें उसका खुद का एड्रेस लिखा हुआ हो, ठीक। Respondents are assured of the secrecy of the information supplied by them. Respondents को किस चीज की assurance दी जाती है स्टूडेंट्स, secrecy, कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगी, आपका नेम हम सामने नहीं आने देंगे, ओके। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये पर्टिकुलर अश्योरेंस दी जाती है रिस्पोंडेंट्स को, और ये किस पर्पज से दी जाती है ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अच्छे से एक्यूरेटली आंसर कर सके, कर दे, और वो जो क्वेश्चनर है उसे फिल करे। अदरवाइज अगर उनकी सीक्रेसी को हम अश्योर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि रिस्पोंडेंट्स आपके क्वेश्चनर का आंसर ही ना करे, वो सिर्फ उसे देख के रख दे, उसमें कोई भी आंसर करना जरूरी ना समझे, ठीक है। इसके कारण आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए वहां पे हम अश्योरेंस देते हैं रिस्पोंडेंट्स को कि हाँ आपकी प्राइवेसी हम मेंटेन कर रखेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय रिसर्च वर्कर्स एंड अदर ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज, ओके। ये
रिसर्च वर्कर्स या कोई भी ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल एजेंसीज इसका यूज करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स यूज तो उस चीज पर डिपेंडेंट है कि आप किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपको किससे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कितना अमाउंट स्पेंड कर सकते हो, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये हमें ध्यान में रख के और कोई भी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है या जो भी हमारा मेथड होता है वो हम अंडरटेक करते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चनेयर का मतलब था कि मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड का मतलब एक्चुअल में होता है क्या। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे सामने एक पिक्चर है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चनेयर होता है स्टूडेंट्स, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स दे दिए उन्होंने, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बाय टिकिंग इट और नॉट टिकिंग इट। ओके, मतलब आप उसको सही भी कर रहे हो, आप उसको रॉन्ग भी कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएं आपसे, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एक रिस्पोंडेंट से। ओके, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और उस टाइप के क्वेश्चन पे कैसा आंसर एक इन्वेस्टिगेटर चाह रहा है। ठीक है, देन ये कहां पर सूटेबल है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है। ओके, वो देखते हैं हम। When the field of investigation is very large, इन्वेस्टिगेशन की फील्ड कैसी है स्टूडेंट्स, वेरी लार्ज। ओके, बहुत लार्ज एरिया को हमें कवर करना है तो हम ये क्वेश्चनेयर मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड का यूज कर सकते हैं बिकॉज हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पोस्ट के थ्रू सेंड करना है अपने क्वेश्चनेयर को एक डिफरेंट पर्टिकुलर जगहों पर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, वो लोग हमारे क्वेश्चनेयर को कलेक्ट करेंगे, उसे फिल करेंगे और उसे वापस सेंड भी करेंगे। ओके, तो ये एक लार्ज एरिया को कवर कर सकता है हमारा मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। ठीक, देन व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट, क्या है हमारे रिस्पोंडेंट स्टूडेंट्स, लिटरेट हैं। लिटरेट होना बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि आपने क्या क्वेश्चंस लिखे हैं वो समझ में भी तो आने चाहिए, उसे पढ़ पाए कोई इंसान तभी तो उसके आंसर करेगा, राइट। तो इसके लिए एक रिस्पोंडेंट का लिटरेट होना बहुत जरूरी है। ठीक, एंड आर लाइकली टू कॉर्पोरेट विथ द इन्वेस्टिगेशन, और वो कॉर्पोरेट करने के लिए भी रेडी हैं। हो सकता है कि आपने क्वेश्चनर सेंड किया और जो रिस्पोंडेंट है वो फिल ही नहीं करके दे रहा, अब आप उसका जाके गला थोड़ी ना दबा सकते हो कि नहीं आपको ये फिल करना पड़ेगा, आप फोर्सफुली तो करवा नहीं सकते हो, उसका मन होगा तो वो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चनेयर को जो रिस्पोंडेंट है वो फिल कर सके, राइट, वो लोग कोऑपरेट करें हमारे साथ में और वो फिल कर कर हमें दे, राइट, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये पर्टिकुलर हमें कहाँ पर सूटेबल होगा, जहां पर हमारे जो रिस्पोंडेंट्स है वो लिटरेट हैं और वो कोऑपरेट करने के लिए भी रेडी है। ठीक है, तो ये 2 मेन चीज हम देख सकते हैं जो कि जरूरी है हमारे मेल्ड क्वेश्चनेयर में होने के लिए, मतलब उसको सूटेबल बनाने के लिए। ओके, देन कम्स कि इसके मेरिट्स क्या होते हैं। ओके, सूटेबिलिटी देखिए, अब मेरिट्स देखेंगे, फिर डीमेरिट्स देखेंगे, फिर प्रिकॉशंस देखेंगे। यही चीज हमने सारे हमारे जो मेथड्स है उसमें करते आए हैं, राइट। पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम उसकी सूटेबिलिटी देखेंगे, फिर मेरिट देखेंगे, फिर डीमेरिट देखेंगे, फिर प्रिकॉशंस देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड के मेरिट्स क्या होते हैं। ओके, सो वाइड कवरेज, यही इसके सूटेबिलिटी में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि कहाँ पर सूटेबल है हमारा मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, जहां पर हमें बहुत लार्ज एरिया पर इन्वेस्टिगेशन करनी हो। ठीक है, सो वाइड कवरेज वही मतलब हुआ। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज कवरिंग वेरी वाइड एरिया। क्या कवर कर रही है, वेरी वाइड एरिया। ठीक है, इट इज ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, ये एक सिर्फ यही एक मेथड है जो कि रिमोट एरियाज तक पहुंच सकता है। हम क्वेश्चनेयर को तो कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं ना, तो हम जो क्वेश्चनेयर्स हैं उनको रिमोट एरियाज तक भी पहुंचा सकते हैं। पोस्टल सर्विसेज तो वहां पर भी होती है, वहां तक हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी हो जाएगा स्टूडेंट्स की, जरूरी नहीं है कि रिमोट एरिया में जो लोग हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो लिटरेट हो,
या फिर वो हमारे साथ में कॉपरेट करना चाहते हो, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, इसे हम डीमेरिट में देख लेंगे। अभी हम मेरिट्स देख रहे हैं, मेरिट्स में आया वाइड कवरेज, लेकिन वो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए कि ये रिमोट एरिया जो हमारा मेरिट बन रहा है ये एक टाइम पे डीमेरिट भी बन जाएगा, ठीक है। देन इकोनॉमी, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर्स लेस टाइम, मनी एंड लेबर। ये जो पर्टिकुलर हमारा मेथड है ये इकोनॉमिकल है। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज इसमें कम टाइम चाहिए, कम मनी चाहिए और कम लेबर चाहिए। लेबर कैसे कम चाहिए? आप एक एक पर्सन को नहीं भेज रहे हो ना एक एक जगह पर कि आप जाओ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ, नहीं, आपने एक ही प्लेस से डिफरेंट जगहों पर अपना जो क्वेश्चनर है उसे मेल कर दिया है, राइट। तो आपको लेबर को एम्प्लॉय करने की नीड नहीं हुई। मनी कम लगेगा, जब लेबर कम है स्टूडेंट्स तो मनी भी कम हो गई। एंड टाइम भी कम लगेगा, वैसे तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है अगर क्वेश्चनर वापस नहीं आए तो, ओके। ये भी एक सिचुएशन बन सकती है कि लोगों ने क्वेश्चनर को फिल ही नहीं किया और उससे वापस रिटर्न ही नहीं किया, ओके। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, इसे भी हम हमारे डीमेरिट में पढ़ेंगे, ओके। ओरिजिनलिटी, द डेटा आर वेरी मच ओरिजिनल बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे डेटा है वो बहुत ज्यादा ओरिजिनल है। बहुत ज्यादा ओरिजिनल क्यों है? बिकॉज जो एक्चुअल रिस्पोंडेंट है वो इंक्लूडेड है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, राइट। हमने क्वेश्चनर को मेल किया है उस पर्सन के पास जो कि हमारा कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट है, राइट। हमें जिससे एक्चुअल में चाहिए इंफॉर्मेशन हम उसे मेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर को, तो ये ओरिजिनल हुआ, राइट। क्योंकि वो लोग खुद दे रहे हैं ना इंफॉर्मेशन, तो वो लोग सही देंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती तो वहां पे बायसनेस वाली बात भी आ जाती, राइट। तो जब वो लोग खुद फिल कर रहे हैं तो वो जो हमारा डेटा है वो कैसा है? ओरिजिनल है, ठीक है। फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ पे बायसनेस नहीं होगी। बायसनेस किसकी? इन रेफरेंस टू इन्वेस्टिगेटर, ओके, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी बायसनेस नहीं लेकर आ सकता यहाँ पर, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स? एवरी क्वेश्चन इज इंटरप्रिटेटेड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज ओन वे, हेंस इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। हर एक क्वेश्चन एक रिस्पोंडेंट अपने वे से समझेगा, ठीक है। वहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेटर नहीं है जो इंटरप्रेट करके बताएगा या जो उसे क्लैरिफाई करके बता रहा है किसी भी रिस्पोंडेंट को कि इस क्वेश्चन का ये मतलब होता है, नहीं। हर एक रिस्पोंडेंट अपने हिसाब से खुद मतलब समझेगा कि क्या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब हो रहा है या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस से फ्री होता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेटर इंटरप्रेट करके बताता कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर वो अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को फ्रेम करके बता देता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि जो रिस्पोंडेंट है वो तो इन्वेस्टिगेटर के कांटेक्ट में ही नहीं है, राइट। तो रिस्पोंडेंट अपने मन से उसे जो लग रहा है सही उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहा है एंड आंसर दे रहा है, ठीक है। देन मेंटेन्स सीक्रेसी, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस एंड मेंटेन्स द एनोनिमिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ओके। जो हमारे क्वेश्चनर मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स ये एक सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं, ओके। जो हमारे क्वेश्चनर मेथड्स होते हैं ना वो हमें ये नहीं बोलते कि आप अपना नेम, प्लेस, टाइम, आपकी आइडेंटिटी, आपका एड्रेस और जो भी फलाना फलाना जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आप बताइए। ये नहीं बोलते हैं हमें मेल्ड क्वेश्चनर मेथड्स, ओके। वो हमसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें आंसर करने होते हैं और हमें वापस सेंड करने होते हैं। तो इसमें सेंस ऑफ सीक्रेसी रहती है, एक प्राइवेसी रहती है कि किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी, राइट। और इसके कारण इस पर्टिकुलर मेथड में हम सेंसिटिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं बिकॉज यहाँ पर सीक्रेसी अश्योर्ड होती है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आएगी, ओके। वो पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा, वहां पे हम कोई ढिंडोरा नहीं पीटेंगे कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पर्सन की है, ओके।
इसलिए यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ हमारे मेरिट्स हुए स्टूडेंट्स किस चीज के, मेल क्वेश्चनर मेथड के। ओके, क्या है वो, वाइड कवरेज है, ठीक, इकोनॉमी है, जो हमारी मेथड है वो कैसी है, इकोनॉमिकल है, ओरिजिनलिटी है, डेटा हमें ओरिजिनल मिलेगा, फ्री फ्रॉम बायस, इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस से फ्री है, ओके, एंड मेंटेन्स सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन होती है। ठीक, देन अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स कि इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। ओके, लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप लिमिटेड है। क्यों स्कोप लिमिटेड है स्टूडेंट्स? अभी तो हमने बोला कि ये वाइड कवरेज के लिए अवेलेबल है, अब हम बोल रहे हैं लिमिटेड स्कोप है। दोनों में कुछ डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। वाइड कवरेज में हमने बोला कि हाँ, ये हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बहुत वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है। स्कोप लिमिटेड कैसे? ये सिर्फ लिटरेट लोगों के लिए यूज कर सकते हैं हम। ओके, अगर हमारे रिस्पोंडेंट्स लिटरेट हैं तो ही हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड यूज में नहीं आएगा। ओके, अगर हमारे रिस्पोंडेंट्स इलिटरेट हैं तो ये इसका स्कोप क्या बता रहा है, लिमिटेड है, वो पूरी यूनिवर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, पूरी यूनिवर्स में क्या है, दो टाइप के लोग हो गए, लिटरेट हो गए और इलिटरेट हो गया। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चनर मेथड है वो किसे इंक्लूड कर रहा है, सिर्फ लिटरेट वन को। ओके, इलिटरेट को वो एक्सक्लूड कर रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो स्कोप है वो कैसा है, लिमिटेड है। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली वेयर रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड। रिस्पोंडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, एजुकेटेड हैं, तो ही ये पर्टिकुलर यूज में आ सकता है। ओके, कि अगर आपके रिस्पोंडेंट्स एजुकेटेड हैं तो आप इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अंडर दिस मेथड द एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड। सॉरी, इसके अंदर हम एक्यूरेसी टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? बिकॉज हमें नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है ये कितनी सही है। हमने कोई क्रॉस चेक नहीं किया है, सिर्फ वो रिस्पोंडेंट ने फिल करके भेज दिया है और वो हमारे पास आ गई है। राइट, यहाँ पे एक्यूरेसी हम नहीं बोल सकते कि जो रिस्पोंडेंट है उसने कितनी एक्यूरेटली जो आंसर्स हैं वो फिल किए हैं या वो लिखे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सम इन्फॉर्मेंट्स में नॉट केयर टू फिल अप द क्वेश्चनर। क्या हो रहा है कि कुछ रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी केयर नहीं करते, जो चाहते नहीं है क्वेश्चनर को भरना हो, कि वो उस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। When the number of such persons who have not sent back the questionnaire is very large, it is impossible to draw correct conclusion. क्या हो रहा है, अगर बहुत सारे लोग, ओके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमें वापस नहीं भेज रहे हैं, आंसर्स फिल नहीं कर रहे हैं, ओके, हमारे क्वेश्चनर को फिल नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो हमारे जो कंक्लूजन्स है वो करेक्ट नहीं हो सकता, हम करेक्ट कंक्लूजन्स पर नहीं आ सकते। राइट, क्योंकि क्वेश्चनर फिल नहीं करने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो हम किस चीज को सही माने ये चीज हमें नहीं पता है। ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स, आपने जब अलग अलग रिस्पोंडेंट्स को भेजे अपने क्वेश्चनर, तो सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज होंगे, सबने अपने अकॉर्डिंग आंसर करा होगा। राइट, तो जब अगर बहुत एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप किस कंक्लूजन पर आए, इस चीज में आप कंफ्यूजन में होंगे कि जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल ने जिसको रिस्पॉन्ड किया है उसमें से क्या सही है कितना गलत है पता नहीं। ओके, एग्जाम्पल के लिए लीजिए 100 रिस्पोंडेंट्स हैं जिनको आपने सेंड किया है। ओके, 100 रिस्पोंडेंट्स को आपने सेंड किया है क्वेश्चनर, आपने सोचा था कम से कम 70 रिस्पोंडेंट्स तो आंसर करेंगे। ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि हर एक रिस्पोंडेंट आंसर नहीं करता है, लेकिन आपने सोचा जो आपका ग्रुप था, जो आपके रिस्पोंडेंट्स का ग्रुप था, उनको देखकर आपको ऐसा लगा कि शायद 70 रिस्पोंडेंट्स तो रिस्पॉन्ड कर देंगे, लेकिन सिर्फ 30 रिस्पोंडेंट्स ने आपके क्वेश्चनर को फिल किया एंड 70 ने फिल नहीं किया। ठीक है, तो अब आपके लिए एक कंफ्यूजन हुआ, एक डिफिकल्ट सिचुएशन हुई कि आप कौन से कंक्लूजन पर पहुंचे। राइट,
आप किस चीज को सही माने, किस चीज को गलत माने, ये चीज का कंफ्यूजन हुआ आपके लिए, राइट? तो आप एक करेक्ट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने आंसर नहीं किया, ठीक है? तो ये एक डीमेरिट बन जाता है स्टूडेंट्स कि जो रिस्पोंडेंट्स है वो इंटरेस्ट खो दें, ओके, या वो इंटरेस्टेड नहीं हो हमारे क्वेश्चनर को फिल करने के लिए, तो हमारा जो क्वेश्चनर भेजा गया है या हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है? चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इन्फॉर्मेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट सेंस ऑफ क्वेश्चन। क्या होगा स्टूडेंट्स? may not understand the correct sense of questions and may not answer such questions, okay? हो सकता है हर एक क्वेश्चन को हर एक पर्सन अलग तरह से इंटरप्रेट कर ले, ओके? या फिर हो सकता है मेजॉरिटी ने सही इंटरप्रेट किया लेकिन फिर भी कुछ रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आए, वो लोग सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाए और जो उन्होंने आंसर दिए वो भी सही नहीं है बिकॉज उनका इंटरप्रिटेशन सही नहीं था। या फिर हो सकता है कि उन्हें वो क्वेश्चन समझ में ना आए कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है हमसे, तो वो उस क्वेश्चन का कुछ आंसर ही फिल ना करें, राइट? तो ऐसे में हमारा क्वेश्चनर पूरी तरह से फिल नहीं होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो कि हमारे पास उनके आंसर नहीं होंगे या उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे तो कोई क्लैरिफाई भी नहीं कर सकता ना, ये मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है, मेल के थ्रू पहुंचाया गया क्वेश्चनर है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको क्लेरिफाई कर दे, कोई इन्वेस्टिगेटर या कोई लोकल एजेंट क्लेरिफाई कर दे रिस्पोंडेंट को कि क्या पूछना चाहते हैं, राइट? रिस्पोंडेंट अपने मन से जो इंटरप्रेट कर ले क्वेश्चन को वही उसके लिए सही होगा, राइट? तो गलती तो हो सकती है, इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकता है, आप किसी और सेंस से पूछ रहे हो वो किसी और सेंस से आंसर कर दें तो वो आंसर जो है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग, the process is time consuming particularly when the information is to be obtained by post, okay? ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होती है? आपने पोस्ट के थ्रू पहले तो भेजी, ओके, अपने क्वेश्चनर्स को भेजा विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, तो वो जो पोस्ट हुआ है तो पोस्ट वहां तक जाने में, जिस एरिया पर आप ले जा रहे हैं उस एरिया तक जाने में टाइम लगेगा, राइट? उसके बाद में जो रिस्पोंडेंट्स है वो लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद में वो लोग फिल करेंगे, पता नहीं कब तक फिल करें, ओके? कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने कलेक्ट किया, फिल किया और वापस सेंड कर दिया, वो उनके मूड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे और फिर वो वापस सेंड करेंगे, राइट? तो वापस सेंड करेंगे, वो वापस आप तक आएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम में लेगी। तो क्या बता रहा है हमें हमारा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके? उसमें एक थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन, ओके, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन अगर आपको जल्दी में चाहिए हो, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में चाहिए हो, तो आप उस चीज को इस पर्टिकुलर मेथड से नहीं कलेक्ट कर सकते बिकॉज इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ओके? तो ये पर्टिकुलर कुछ हमारे डीमेरिट्स हैं स्टूडेंट्स मेल्ड क्वेश्चनर मेथड के। क्या है वो? लिमिटेड स्कोप होता है, हर एक पर्सन एजुकेटेड नहीं है, हर एक पर्सन लिटरेट नहीं है, राइट? एक्यूरेसी और प्रिसीजन की कमी है थोड़ी इसमें, लैक ऑफ इंटरेस्ट, हमारे जो रिस्पोंडेंट्स है हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो फिल करने में और इवन वो फिल करके दे भी ना हमें, राइट? चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, जो क्वेश्चंस हैं उनको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए, ओके? किसी भी एक रिस्पोंडेंट ने या किसी भी बहुत सारे रिस्पोंडेंट ने जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मिस इंटरप्रेट कर लिया है, ठीक है? देन टाइम कंज्यूमिंग, जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा है, ओके? ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है आपका ये पर्टिकुलर मेथड, तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे डीमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर मेथड, ठीक है? देन प्रिकॉशंस, इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ओके? अब देखते हैं कि हमें ये जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है इसको यूज करने से पहले क्या प्रिकॉशंस याद रखने चाहिए, ठीक है? सो क्वेश्चनर शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स क्वेश्चनर हमारा? सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। सिंपल होना चाहिए ताकि हर एक इंसान उसे सही तरह से इंटरप्रेट करे, ओके? शॉर्ट होना चाहिए, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए तो कोई भी जो रिस्पोंडेंट है वो ना आंसर करते करते थक जाएगा, वो बोलेगा नहीं करना आंसर,
राइट, इसलिए शॉर्ट होना चाहिए ताकि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स है उनका इंटरेस्ट नहीं लूज हो और वो हमें सारे क्वेश्चन के आंसर दे दें। ठीक, देन उसके बाद में अट्रैक्टिव इसलिए होने चाहिए स्टूडेंट्स ताकि जो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है ना, वो बात ना आए। जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके बीच में एक इंटरेस्ट जागता रहे कि यस हमें ये चीज को फिल करना है। कुछ भी अट्रैक्टिव में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं ताकि वो लोग जो आपके क्वेश्चनर है उसको आंसर करें। ठीक है, द क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट्स एंड शुड नॉट बी वेरी पर्सनल। ओके, जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स वो हर्ट नहीं करने चाहिए इन्फॉर्मेंट्स को और शुड नॉट बी वेरी पर्सनल, और बहुत पर्सनल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर किसी भी इन्फॉर्मेंट को हर्ट हो गया या वो बहुत पर्सनल हुए तो एक इन्फॉर्मेंट आंसर करने में रिलक्टेंट होगा। ओके, वो सोचेगा कि नहीं मुझे ये आंसर नहीं करना, मुझे ये क्वेश्चनर फिल नहीं करना। ठीक, उसका काम तो है नहीं, वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो उसके काम तो नहीं आने वाली है ना, तो वो सोचेगा कि मेरा क्या काम इससे, मुझे क्या मतलब इससे, मुझे तो आंसर करना ही नहीं है। ओके, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जो कि बहुत पर्सनल हो या कोई भी एक इन्फॉर्मेंट को हर्ट कर जाए। ओके, देयर शुड बी अ सिस्टम, अ सीक्वेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग इन दी क्वेश्चंस। ओके, क्या होना चाहिए क्वेश्चंस में? एक सिस्टम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस में। ओके, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में पूछना चाहिए, एक सही सीक्वेंस में पूछना चाहिए कि ठीक है पहले ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो, फिर दूसरा पूछो, फिर जो उससे रिलेटेड है वो तीसरा पूछो। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। ओके, ऐसे नहीं करना है, एक सिस्टमैटिक वे में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि जो रिस्पोंडेंट है ना वो आपको अच्छे से आंसर कर सके। अगर आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा, उसको ज्यादा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, राइट, वो कंफ्यूज होगा और वो थक जाएगा आपके आंसर को करने से। ओके, वो बोलेगा मुझे आंसर नहीं करना है। इसमें नुकसान किसका? इन्वेस्टिगेटर का। ओके, अगर हम इन्वेस्टिगेटर है तो नुकसान हमारा। ठीक है, तो हमें ऐसा क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है जो कि रिस्पोंडेंट को मजबूर कर दे कि नहीं आप आंसर कर दो, या फिर रिस्पोंडेंट अगर आंसर करना स्टार्ट हुआ है ना तो वो कहीं पर भी ऐसा ना सोचे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मुझे आंसर नहीं करना है। ओके, तो आपके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि हर एक रिस्पोंडेंट आपको आंसर कर दे। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। किस ऑब्जेक्ट से आप पूछ रहे हैं ये क्वेश्चनर, क्यों आपने फ्रेम किया है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आप किस चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो चीज बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, बहुत क्लियरली पहले ही बता देनी चाहिए आपके रिस्पोंडेंट्स को। ओके, कि हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक सेंस ऑफ एश्योरेंस होगा कि चलो ठीक है इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है उसे एक्चुअल में नीड है यार, वो कोई रिसर्च कर रहा है तो हम उसके आंसर कर देते हैं। ठीक है, एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या एफर्ट्स करने चाहिए स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को हम जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर सकें। ओके, क्योंकि अगर वो लेट से लेट होगा तो वो लेट का लेट ही होता जाएगा, वो कभी हो सकता है कभी वापस हमारे पास क्वेश्चनर आए ना, राइट। तो आपको ये एफर्ट्स डालने चाहिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर सको आप। ठीक है, द क्वेश्चनर शुड बी accompanied by self addressed and stamped envelope. सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप। ओके, इनसे एनक्लोज्ड होना चाहिए, ये कंपनीड होने चाहिए हमारे क्वेश्चनर में। ये क्यों होने चाहिए स्टूडेंट्स? बिकॉज अगर पता ही नहीं होगा रिस्पोंडर को कि ये सारी चीजें हमें भेजनी कहाँ पे है तो वो क्वेश्चनर को फिल करके क्या करेगा, राइट। या एक रिस्पोंडेंट ने एक क्वेश्चनर को फिल कर दिया है तो उसे पता भी तो होना चाहिए कि वो ये सारी चीजें वापस कहाँ सेंड करने वाला है, कहाँ मेल करेगा। ओके, तो इसके लिए एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप होना चाहिए, सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड होना चाहिए उसके साथ में एक्कम्पनीड। ओके, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो वापस आप तक वो क्वेश्चनर को पहुंचाने में। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये कुछ पर्टिकुलर हमारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए
किसी भी एक क्वेश्चनर को प्रिपेयर करने से पहले। ओके, क्या है वो? सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव क्वेश्चंस बनाने चाहिए हमें। वो जो हम क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होने चाहिए या फिर एक इन्फॉर्मेंट को हर्ट नहीं करें, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके, एक सिस्टम, एक सीक्वेंस और एक प्लानिंग से हमारे क्वेश्चंस चलने चाहिए पूरे। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी का, कि हम इंक्वायरी कर क्यों रहे हैं, वो अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। ओके, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए रिस्पोंडेंट्स के लिए। ठीक है, देन एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। एफर्ट्स करने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो हमारा क्वेश्चनर है वो किसके साथ में अकम्पनीड होना चाहिए स्टूडेंट्स? सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप के साथ में। ओके, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारे प्रिकॉशंस हमें याद में रखने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। ओके, हमने हमारे लास्ट वाले वीडियो में क्या देखा था स्टूडेंट्स? मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, राइट? उसमें हमने समझा था कि मेल्ड क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, उसे कैसे कंडक्ट किया जाता है, राइट? ये उसी का ही एक पार्ट हम समझ सकते हैं, या उसी के ही टाइप का एक और मेथड हम बोल सकते हैं इसे। ओके, क्या है ये? क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, एन्यूमरेटर्स का मतलब क्या होता है? आई होप आप लोगों को याद होगा कि एन्यूमरेटर्स हम किसे बोलते हैं। हमने जो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो जो फर्स्ट वीडियो था उसी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। उसमें एक टर्म था एन्यूमरेटर्स, राइट? तो एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? वो लोग जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर को। किसे हेल्प करते हैं? इन्वेस्टिगेटर को, किसी भी एक इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने में। ठीक है, तो एन्यूमरेटर्स वो लोग होते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनर्स का मतलब हमें पता है कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक रिस्पोंडेंट को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि हम कुछ जो इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके, राइट? तो क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। जो क्वेश्चनर्स को फिल कौन कर रहा है? एन्यूमरेटर्स। उसके आंसर कौन लिख रहा है स्टूडेंट्स? एन्यूमरेटर्स। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर मेथड में क्या हुआ? क्वेश्चनर है हमारे पास में और एन्यूमरेटर्स है। ठीक है, एन्यूमरेटर्स आपका जो क्वेश्चनर है वो फिल कर रहे हैं। ओके, वो क्वेश्चनर लेके जा रहे हैं जो अल्टीमेट रिस्पोंडेंट है उसके पास। ओके, जो रिस्पोंडेंट बोल रहे हैं, जो आंसर वो लोग बता रहे हैं, वो एन्यूमरेटर्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मतलब ये इस पर्टिकुलर मेथड में क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसमें रिस्पोंडेंट को खुद को नहीं लिखना है आंसर। ओके, उन्हें सिर्फ आंसर बताना है, हमारे जो एन्यूमरेटर्स होंगे वो आंसर को नोट डाउन करेंगे। ओके, सो अंडर दिस मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स इन्फॉर्मेंट्स अलोंग विद द क्वेश्चनर। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो एन्यूमरेटर है वो पर्सनली विजिट कर रहा है इन्फॉर्मेंट्स के पास अलोंग विद क्वेश्चनर, क्वेश्चनर के साथ में। ठीक है, क्वेश्चनर को अपने साथ में लेकर जा रहा है रिस्पोंडेंट्स के पास में। ठीक है, ask questions and note down their replies in the questionnaire in his own language। वो क्वेश्चंस पूछेगा, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, और फिर वो जो क्वेश्चन उन्होंने जो रिप्लाई करा है ना, वो रिप्लाई को वो अपने क्वेश्चनर में फिल करेगा खुद की लैंग्वेज में। ओके, खुद की लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज सूटेबल है या जो लैंग्वेज में इन्वेस्टिगेटर ने बोला है उस लैंग्वेज में वो फिल करेगा। जरूरी नहीं है जिस लैंग्वेज में रिस्पोंडेंट्स हमें रिप्लाई कर रहे हैं, एक एन्यूमरेटर को रिप्लाई कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में वो लिखे। नहीं, उसने तो इंफॉर्मेशन ली है एंड उसने फिर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके लिखा है। ओके, वो जो उन्होंने वर्बल बोला था वो उसने कन्वर्ट किया है और उसने रिटन फॉर्म में लिखा है। ओके, द एन्यूमरेटर असिस्ट द इन्फॉर्मेंट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ क्वेश्चन। जो एन्यूमरेटर होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं इन्फॉर्मेंट्स को ताकि वो एक ट्रू नेचर समझ पाए क्वेश्चंस का। ओके, जो ट्रू सेंस है कि क्वेश्चन का किस मोटिव से पूछा गया है और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या है। ओके, वो ट्रू सेंस समझ पाए, इसलिए एन्यूमरेटर्स असिस्ट करते हैं हमारे इन्फॉर्मेंट्स को। ओके, हमारे जो रिस्पोंडर्स हैं उन्हें। ठीक है,
एंड फिल अप्स द शेड्यूल हिमसेल्फ, और जो शेड्यूल है वो खुद फिल करते हैं। ओके नाउ सबसे पहले तो ये शेड्यूल का मतलब क्या होता है, राइट शेड्यूल का मतलब क्या होता है, पहले हम शेड्यूल तो समझे तब तो हम बोलेंगे कि जो एन्यूमरेटर है वो शेड्यूल फिल कर रहा है, राइट। तो स्टूडेंट शेड्यूल क्या होता है, अ क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज नोन एज शेड्यूल। ऐसा क्वेश्चनेयर जो कि एक इन्वेस्टिगेटर फिल कर रहा है उसे हम शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चनेयर है हमारे पास में, ओके अगर वो क्वेश्चनेयर को जो रिस्पोंडेंट है वो खुद फिल कर रहा है तो हम उसे क्वेश्चनेयर ही बोलेंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चनेयर को कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई एन्यूमरेटर फिल कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे शेड्यूल, ठीक है। वही सेम चीज है, उसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट रख दिया है एक क्लासिफाई करने के लिए। ओके ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही ट्रिकी है, या आपसे कुछ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंस बताइए क्वेश्चनर और शेड्यूल में। ओके तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस होता है क्या है। क्वेश्चनर वो होता है जो कि एक रिस्पोंडेंट खुद फिल करता है, ओके एंड शेड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, शेड्यूल वो क्वेश्चनर होता है जो कि एक इन्वेस्टिगेटर या फिर एक एन्यूमरेटर फिल करता है, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है, ओके। तो एन्यूमरेटर जो है वो असिस्ट करता है हमारे इन्फॉर्मेंट्स को, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस सेंस में पूछा गया है, ओके और फिर वो जो शेड्यूल है वो खुद फिल करता है, ओके खुद वो शेड्यूल को लिखेगा। टू अवॉइड वैग एंड एम्बिगस रिप्लाईज, क्या अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स, वैग एंड एम्बिगस रिप्लाईज, ओके अनक्लियर रिप्लाईज या कंफ्यूजन वाले रिप्लाईज को इग्नोर करने के लिए, ओके उन्हें अवॉइड करने के लिए ये हमारा जो एन्यूमरेटर है वो ट्रू सेंस जो एक्चुअल में जो पूछना चाहते हैं एक क्वेश्चन में वो बताता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। In order to get reliable information, the enumerator should be tactful, well trained, unbiased and hard working, ठीक है। जो अगर हमें एक रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे हम बिलीव कर सकें, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो एन्यूमरेटर को क्या होना चाहिए, टेक्टफुल होना चाहिए, वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मतलब ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एक एन्यूमरेटर में होनी चाहिए, ओके अगर ये क्वालिटीज होगी तो वो एक सही सेंस में आंसर लिख पाएगा, ओके सही सेंस में समझ पाएगा कि रिस्पोंडेंट क्या बोलना चाहते हैं, ओके और उसे इंटरप्रेट करके उसे नोट डाउन करना और वापस एक इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाना, ओके ये पूरा काम कर पाएगा, ठीक है। सो टेक्टफुल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो चतुर, राइट चतुराई से समझना चाहिए कि क्या एक पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट हमें समझाना चाह रहा है या क्या वो रिप्लाई करना चाह रहा है, ओके स्मार्टनेस होनी चाहिए एक पर्सन में कि वो देख सके, समझ सके कि हिडन इमोशंस भी क्या है, ओके और उसे ये भी पता हो कि इंफॉर्मेशन निकलवानी कैसे, राइट वो ऐसे इस तरह से इस वे से उनसे बात करे, इस वे से उनसे क्वेश्चन पूछे कि वो एक एक इंफॉर्मेशन हमें बता दें, राइट तो इतना स्मार्ट होना चाहिए एक पर्सन को, एक एन्यूमरेटर को, ओके अगर हमें इंफॉर्मेशन सही चाहिए तो, ठीक है। देन वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, अच्छे से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, अनबायस्ड बायसनेस नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बायसनेस आ सकती है, राइट बायसनेस कैसे आएगी स्टूडेंट्स, जो एक एन्यूमरेटर है वो क्या करेगा, वो एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेगा एक हमारे रिस्पोंडर को, राइट तो वो जो समझाने की कोशिश कर रहा है ऐसा नहीं हो कि वो कुछ और वे में समझा दे उसे, राइट अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है एक क्वेश्चन का मीनिंग, ऐसा नहीं करना है एक एन्यूमरेटर को, ओके वो अनबायस होना चाहिए। या फिर जब एक रिस्पोंडर ने रिप्लाई किया है तो उस रिप्लाई को लिखने में भी एक एन्यूमरेटर को अनबायस होना चाहिए, जो एक रिस्पोंडर ने बोला है उसी को ही वही इंफॉर्मेशन को उसे लिखना चाहिए, राइट ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस कर ले, ये चीज सही नहीं होगी, ठीक है। एंड हार्ड वर्किंग तो सभी को होना चाहिए यार, राइट आप
हर एक फील्ड में आप जो आपका काम कर रहे हैं उसमें आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मुझे हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि मैं अपना बेस दूं कि आपको सारी कंसेप्ट समझ में आए, राइट। देन जो भी एक पर्टिकुलर इंसान जिस भी वर्क को अंडरटेक कर रहा है उसमें वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए, ओके। देन दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिग बिजनेस हाउसेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा। कौन यूज करता है स्टूडेंट्स इनका? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिग बिजनेस हाउसेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा, ओके। ये लोग इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं, ओके। गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी एक चीज के बारे में डेटा चाहिए, उन्होंने एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट किया, एन्यूमरेटर्स जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, क्या कंडीशंस चल रही हैं, राइट। लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है किसी भी एक चीज के कारण। तो ये सारी चीजों के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, ये लोग यूज करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड का। बिग बिजनेस हाउसेस अपने प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे, ओके। वो देखेंगे कि किस वे से वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, क्या उनके गुड से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उनके गुड की, उनके पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या डिमांड है, कितने लोग उसे पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या फीचर्स उन्हें ऐड करने, क्या डिडक्ट करने, ये सारी चीजों को जानने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड का, ओके। द क्वेश्चनर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज ऑल नोन एज शेड्यूल, ओके। ये शेड्यूल तो हमने अभी इस पर्टिकुलर में समझ लिया था कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है। वो क्वेश्चनर जो कि एक एन्यूमरेटर फिल करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं शेड्यूल, ओके। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको कि क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या है इस पर्टिकुलर के अंदर कि ये पर्सनली विजिट करता है हमारा एन्यूमरेटर, ठीक है, रिस्पोंडेंट्स को, और क्वेश्चनर को फिल करवाता है, ठीक है। क्वेश्चनर लेके जाता है अपने साथ में। उसके बाद में जो हमारा एन्यूमरेटर होता है वो असिस्ट करता है इन्फॉर्मेंट्स को कि क्या ट्रू नेचर है क्वेश्चन का, ओके। और फिर फिल करता है शेड्यूल खुद से, ओके। जो क्वेश्चनर है वो खुद से फिल करेगा वो, ठीक है। इसके कारण जो वेग और अनएम्बिगियस रिप्लाईज हैं वो जो एम्बिगियस रिप्लाईज हैं वो अवॉइड हो सके, ठीक है। एक एन्यूमरेटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स? वो एक टेक्टफुल होना चाहिए, वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और भी जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है ना वो सारी होनी चाहिए, ठीक है। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट। कौन यूज करता है इन्हें? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें भी नीड है सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चनर खुद फिल करते हैं एन्यूमरेटर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं शेड्यूल, ओके। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक। सुटेबिलिटी, अब जो हमारा क्वेश्चनर मेथड है, मतलब ये जो क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स है, ये कहाँ पे सूटेबल होता है, ओके। सो दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, ओके। जहां पर हमारी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी स्टूडेंट्स? लार्ज होगी, ओके। वहां पे हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, ओके। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जिस टॉपिक पर, उसमें हमें स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स की नीड हो तो हम इस पर्टिकुलर का यूज करते हैं, ओके। मतलब हमें कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कर सकें, ओके। तो हम क्या इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं, ठीक। द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो वेल वर्स्ड है किसमें स्टूडेंट्स? लोकल लैंग्वेज और कल्चरल नॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, ओके। जो लोकल लैंग्वेज है जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हैं, ओके। जो रिस्पोंडेंट्स है उनका जो कल्चर है वो, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज है
उसके साथ में बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो हमारा इन्वेस्टिगेटर। ओके, इस केस में हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ ये जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका क्या एडवांटेज हो सकता है? इसका बहुत सिंपल सा एडवांटेज है, जब आप किसी के कल्चर को जानते हो अच्छे से, राइट, किसी की लोकल लैंग्वेज को जानते हो, तो वो एक सेंस ऑफ एक कनेक्शन क्रिएट करता है आपके और एक रिस्पॉन्डर के बीच में। ठीक है, आप थोड़े से उनसे उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, उनके कल्चर के बारे में बात करेंगे, तो वो ज़्यादा ओपन अप होंगे। ओके, वो आपके सामने ज़्यादा ओपन अप होंगे। ये एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है। अगर आपसे भी कोई आपकी लैंग्वेज में बात करने लगे, ओके, कोई एक स्ट्रेंजर, तो आप सोचोगे अच्छा आप भी वही हैं, राइट, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो क्या होता है, ये एक सेंस ऑफ कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इसके कारण जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो थोड़े ज्यादा ओपन अप होके हमें आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ जगह है, ओके, जहां पे हमारी ये पर्टिकुलर जो मेथड है वो सूटेबल हो सकती है। ठीक है, देन कम्स इसके मेरिट्स। ओके, इसके मेरिट्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं। वाइड कवरेज। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाइड कवरेज पे हम इसे यूज करते हैं। दिस मेथड इज केपेबल ऑफ वाइड कवरेज इन द टर्म्स ऑफ एरिया इन्वॉल्व्ड। ओके, जो एरिया है उसके टर्म्स में वाइड कवरेज है, हम बहुत एक वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। ओके, इवन इलिटरेट्स कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्या हो सकता है, इलिटरेट्स भी हमें ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो हमें चाहिए, राइट। इसमें इलिटरेट्स कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक एन्यूमरेटर है। ओके, एन्यूमरेटर को लोकल लैंग्वेज पता है, ओके, वहां का कल्चर पता है। जो एक पर्सन है उसको हिंदी इंग्लिश कुछ आती होगी, ये नहीं आती तो उसे जो उसकी लोकल लैंग्वेज है वो तो समझ में आती होगी, राइट। कुछ तो उसका कम्युनिकेशन का एक मीडियम होगा ना जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता होगा, राइट। तो जो इलिटरेट्स हैं उनसे भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो क्वेश्चंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ओके, वो क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करेंगे उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज एक पर्सन को समझ में आती है। ठीक है, और उनसे रिप्लाईज कलेक्ट करेंगे एंड उसे वापस अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे। ओके, लोकल लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखना है, ओके, उस लैंग्वेज में आंसर लिखना है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इलिटरेट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में, इस पर्टिकुलर मेथड में। ठीक है, एक्यूरेसी, देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर्स। कौन कर रहा है हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट्स? स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर्स कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ज्यादा एक्यूरेसी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स? एक जो क्वेश्चन है, ओके, उनका इंटरप्रिटेशन जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो सही तरीके से करेंगे, ओके, वो सही क्वेश्चन पहुंचाएंगे हमारे रिस्पोंडेंट्स तक। ठीक है, तो ये एक इंटरप्रिटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड है, ओके, उन्हें पता है कि कैसे एक्यूरेट आंसर को किसी के भी थ्रू निकलवाया जाए। ओके, कैसे एक इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमें दे सकता है, उन्हें सारे आइडियाज पता है, उन्हें सारे प्रोसीजर्स पता है, ओके, उन्हें डिफरेंट तरीके आते हैं कि वो इस टाइप से, इस मेथड से कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देन पर्सनल कॉन्टैक्ट, अनलाइक इन द केस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनर, there is a personal contact with the informants in this method। इस मेथड में क्या है स्टूडेंट्स? एक पर्सनल कॉन्टैक्ट है, ओके, किसके बीच में? एन्यूमरेटर्स एंड हमारे रिस्पोंडेंट्स के बीच में। मेलिंग मेथड में जो हमारा मेल क्वेश्चनर मेथड था उसमें हमने क्या देखा था कि एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, राइट। वो बस आपको मेल कर दी जाती है क्वेश्चनर्स एंड आपको फिल करके वापस सेंड करने होते हैं, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर में क्या है? इस पर्टिकुलर में एक पर्सनल कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं, राइट। एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बना सकते हैं एक एन्यूमरेटर और एक रिस्पोंडर के बीच में। ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट से स्टूडेंट बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, ओके।
अकॉर्डिंगली एक्यूरेट एंड राइट आंसर्स आर ऑब्टेन्ड। क्या होता है, एक्यूरेट और राइट आंसर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, एक्यूरेट और राइट कैसे, हम अच्छे से उन्हें इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। अगर उनके जो रिस्पॉन्डर्स हैं उनके मन में, उनके पास कोई डाउट्स हैं अगर, तो उनके डाउट्स हम क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये एक एक्यूरेट और एक सही आंसर देगा हमें। अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए तो आंसर गलत हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है, बिकॉज जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे एक रिस्पॉन्डर के सामने, राइट। वो आंसर्स को लिखने के लिए वहीं पर ही होंगे, तो वो अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एक चीज को समझा सकते हैं, ठीक है। देन इम्पार्शियलिटी, जो हमारे ये पर्टिकुलर मेथड है इसमें हम देख सकते हैं कि इम्पार्शियलिटी होती है, ठीक है। दिस मेथड इज इम्पार्शियल, दिस इज बिकॉज द एन्यूमरेटर्स देमसेल्फ डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे ऑब्टेन। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है स्टूडेंट, कोई भी एक एन्यूमरेटर, राइट, वो उसके खुद के लिए नहीं कर रहा है ना, वो किसी और के लिए काम कर रहा है, राइट। तो इसके कारण जो हमारे एन्यूमरेटर्स होंगे वो इम्पार्शियल होंगे। क्यों इम्पार्शियल होंगे, उन्हें खुद के लिए तो कलेक्ट करनी नहीं है, उन्हें तो और किसी के लिए कलेक्ट करनी है। तो जो भी एक रिस्पॉन्डर ने इंफॉर्मेशन दी है वो उसे राइट डाउन करेंगे एंड उसे एक इन्वेस्टिगेटर तक सेंड कर देंगे, राइट। उन्हें क्या मतलब कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस साइड जा रहा है, राइट। उन्हें तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी एक रिस्पॉन्डर के थ्रू, उन्होंने उसे राइट किया, उसे लिखा और उसे आगे सेंड कर दिया, राइट। तो इसलिए ये एक यहाँ पर हम एक इम्पार्शियलिटी देख सकते हैं कि जो हमारे एन्यूमरेटर्स होते हैं वो इम्पार्शियल होते हैं, ठीक है। देन कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस ये एक बहुत ही मेन चीज है जो कि इसमें हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स में इन कंपैरिजन टू मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, राइट। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में क्या था स्टूडेंट्स, पता नहीं कि वो रिप्लाई आए या ना आए, जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो वापस फिल करके हमारे क्वेश्चनर सेंड करें या ना करें, राइट। ये वाली सिचुएशन होती है वहां पे। लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड में जहां पे क्वेश्चनर्स को कौन फिल कर रहा है, एन्यूमरेटर्स, राइट। ये जो मेथड है वो कंप्लीट हो सकती है, यहाँ पे हम कंप्लीटनेस देख सकते हैं, ठीक है। Schedules have the merit of completeness because these are filled by enumerators themselves। ये कौन फिल कर रहा है, एन्यूमरेटर्स खुद फिल कर रहे हैं, राइट। तो वो एक एक चीज को कंप्लीट करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए और बाकी के छोड़ दिए, राइट। ऐसा नहीं होगा। वो जब एक रिस्पॉन्डर से बात कर रहे हैं तो वो एक एक क्वेश्चन के आंसर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेरिट्स हैं हमारे क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स के, ओके। कि जब एक क्वेश्चनर को एक एन्यूमरेटर फिल करता है तो ये कुछ एडवांटेजेस ऐड हो जाते हैं हमारे इस पर्टिकुलर मेथड में, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये जो पांचों मेरिट्स हैं ये आपको क्लियर होंगे इस पर्टिकुलर मेथड के, ओके। देन अब देखते हैं इसके हम डीमेरिट्स, ओके। मेरिट्स हो गए तो अब डीमेरिट्स भी होंगे। किसी भी चीज के सिर्फ एडवांटेजेस तो होते नहीं है, राइट, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके डीमेरिट्स, किसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें बहुत सारे एन्यूमरेटर्स लगेंगे, ओके। एक एक एन्यूमरेटर एक एक जगह पर जाएगा, राइट, एक एक रिस्पॉन्डेंट से पूछेगा, तो ये सारी चीजों को कंप्लीट करने में एक्सपेंस तो लगेगा, राइट। जो एन्यूमरेटर्स हैं हमें उन्हें भी पे करना पड़ेगा, राइट। उनके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और भी जो भी XYZ एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस होंगे, राइट। इसलिए जो हमारा ये पर्टिकुलर मेथड है जिसमें एन्यूमरेटर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये कैसा होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, ओके। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स। कैसे इन्वेस्टिगेटर्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, राइट। तो जब वो ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं तो वो एक हाई पे भी चाहेंगे, राइट। एक हाई अमाउंट, एक हाई रिवॉर्ड की उन्हें नीड होगी, तभी वो किसी के लिए काम करेंगे। इसलिए ये एक एक्सपेंसिव मेथड बन जाता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, competent enumerators may not be available, accuracy of the information accordingly suffers।
नाउ यहाँ पे जो हमारी एक्यूरेसी है स्टूडेंट्स वो किस पे डिपेंडेंट है? एन्यूमरेटर्स पे। जितना अच्छा आपका एन्यूमरेटर होगा उतनी अच्छे से आपकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, राइट? यही होगा। तो अब अगर आपके पास जो अवेलेबल एन्यूमरेटर्स हैं वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उतने अच्छे नहीं हो, तो आपकी एक्यूरेसी पे भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है उतनी एक्यूरेटली आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको ना मिले, इंफॉर्मेशन आपको ना मिले। हो सकता है कि आपका जो पूरी जो डेटा है वो कंप्लीट ना हो पाए, राइट? कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना? तो यहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स बहुत डिपेंड करती है। अगर ये अच्छे कॉम्पिटेंट एन्यूमरेटर्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? लेकिन अगर नहीं मिले तो ये फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सफर कर सकती है उसके कारण, ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग, ये पर्टिकुलर प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। क्यों? एक एक एन्यूमरेटर जाएगा, एक एक से इंफॉर्मेशन लेगा तो टाइम तो लगेगा ना। डिफरेंट जगह पर जाएगा, जिस प्लेस पर, जिस एरिया पर में इन्वेस्टिगेशन करनी है उस एरिया पर खुद जाना पड़ेगा, राइट? तो ये सारी चीजें टाइम तो लेगी, राइट? So enumerators may need specialized training for particular investigation। और उसके पहले जो हमारे enumerators हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, राइट? तो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो ट्रेनिंग का भी पीरियड हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वहीं से स्टार्ट हो गया जहां से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो गई जहां से हमने सोचा है कि इस पर्टिकुलर चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये क्वेश्चनेयर होगा, ये एन्यूमरेटर्स को हम हायर कर रहे हैं, देन उन्हें ट्रेन करेंगे, देन एन्यूमरेटर्स जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाएंगे, राइट? तो ये जो प्रोसेस है वो तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई, राइट? तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, ओके? द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दस बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग, ठीक? देन नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है ये पर्टिकुलर मेथड, ठीक है? सिंस दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज जनरली नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। क्यों सूटेबल नहीं है स्टूडेंट्स प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए? बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव है, राइट? ये कैसी है स्टूडेंट्स? ये बहुत एक्सपेंसिव है। हर एक पर्सन, हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हर एक प्राइवेट, अगर मैं बोलूं कि मुझे रिसर्च करना है तो मैं इस पर्टिकुलर मेथड का यूज नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर को नहीं परफॉर्म कर सकती हूँ, ओके? तो ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल मेथड नहीं है, ठीक है? कौन इसका यूज करेगा स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ओके? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यूज करती है इस पर्टिकुलर मेथड का, ठीक? पार्शियल, इफ द एन्यूमरेटर्स आर बायस्ड, ओके? अगर हमारे एन्यूमरेटर्स बायस्ड हो गए देन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है? अगर हमारे एन्यूमरेटर्स बायस हैं तो डेटा एक्यूरेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे एन्यूमरेटर्स है वो हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, राइट? वो हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हो सकता है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर लियो, राइट? उनका जो मन हो उन्होंने वो लिख दिया हो, ठीक है? इसलिए ये एक डिसएडवांटेज भी बनता है, ओके? नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग बोलेंगे कि मैडम आपने अभी जो इसके मेरिट्स थे उसमें बोल दिया कि ये जो मेथड है वो इम्पार्शियल होता है और उसके डीमेरिट्स में बोल दिया कि ये पार्शियल होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों चीजें देखी जा सकती है, ओके? वो चीज बोलना भी गलत नहीं है कि वो इम्पार्शियल होता है, क्योंकि एन्यूमरेटर्स को क्या करना उस इंफॉर्मेशन से, वो खुद के लिए तो कलेक्ट कर नहीं रहे हैं, इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पास ऑन कर देते हैं, राइट? लेकिन वो एट द सेम टाइम बायस भी हो सकता है। कुछ एन्यूमरेटर्स ऐसे भी हो सकते हैं ना जो पार्शियल हों, जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहते हो, तो इसके कारण ये बायस भी हो सकता है। तो इसके हम दोनों चीजें देख सकते हैं, ओके? तो स्टूडेंट्स, ये है कुछ हमारे डीमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, ओके? आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे एक एक पर्टिकुलर जो इसका डीमेरिट है वो।
देन कम्स प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने हैं इस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले? ओके, एन्यूमरेटर शुड बी द पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड प्रॉपरली ट्रेन टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल। जो हमारा एन्यूमरेटर है वो कैसा होना चाहिए? एक हाई इंटीग्रिटी का पर्सन होना चाहिए और प्रॉपरली ट्रेन्ड होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल टूल्स को कैसे यूज करना है। ओके, मतलब उसे आना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल टूल्स को कैसे यूज किया जाता है, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से पूरी हो पाएगी। ओके, तो ये क्या है कि हमें एन्यूमरेटर्स को चेक करना पड़ेगा कि एन्यूमरेटर्स हमारे सही हैं। ओके, एन्यूमरेटर्स को पूरी नॉलेज है अबाउट ईच एंड एवरी स्टैटिस्टिकल टूल, किस प्लेस पर क्या चीज यूज करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। ओके, एन्यूमरेटर्स शुड बी पोलाइट, टेक्टफुल, लेबोरियस, ऑनेस्ट टू हिज असाइन्ड वर्क। ये एन्यूमरेटर्स की कुछ क्वालिटीज हो गई कि एक एन्यूमरेटर को पोलाइट होना चाहिए, टेक्टफुल होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए उसके असाइन्ड वर्क के थ्रू। ओके, अगर ये सारी चीजें नहीं होगी, अगर एक कोई बहुत ही लेजी सा पर्सन या बहुत ही एरोगेंट पर्सन को हम भेज दें एज एन एन्यूमरेटर, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे ही नहीं। ओके, इसलिए हमारा जो एन्यूमरेटर होता है उसमें ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी टाइमली इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ एन्यूमरेटर्स। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? टाइमली इवेल्युएशन ऑफ वर्क ऑफ एन्यूमरेटर्स। जो एक इन्वेस्टिगेटर है उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि हर एक एन्यूमरेटर्स का क्या वर्क चल रहा है। ओके, वर्क प्रोग्रेस कितनी हुई है, किस स्टेज तक उनका वर्क पहुंचा है। अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है कि एन्यूमरेटर कोई काम ही नहीं कर रहा हो, राइट, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब उसे डर रहेगा कि नहीं ये बात हेड तक जाएगी कि एक पर्टिकुलर डे में कितना काम हो पा रहा है, तो ये चीज एन्यूमरेटर्स भी अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। देन द इंफॉर्मेंट शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो हमारे इंफॉर्मेंट्स हैं उनको प्रॉपरली एजुकेटेड होने चाहिए। ओके, किस चीज के रिलेटेड? कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का। ओके, जब ऑब्जेक्टिव पता हो स्टूडेंट्स की किस ऑब्जेक्टिव से एक इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है, तो जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो भी उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं। ओके, अदरवाइज पता नहीं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, राइट, और वो बहुत सारे आंसर्स में से हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाले सिर्फ एक आंसर होगा, राइट। तो अगर जो हमारे इंफॉर्मेंट्स हैं वो पहले से ही उन्हें नॉलेज हो, पहले से ही उन्हें पूरा अच्छे से बता दिया गया हो कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का, राइट, तो वो आंसर्स फ्रीली भी करेंगे। ओके, थोड़े ओपन होकर भी करेंगे, और जो आंसर जो हमारे डिजायर्ड आंसर्स हैं वो हमें मिलेंगे, राइट। इसलिए जो हमारे इंफॉर्मेंट्स हैं वो प्रॉपरली एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस इन द शेड्यूल शुड बी स्मॉल इन लेंथ, सिंपल एंड क्लियर। ओके, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? स्मॉल, सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमने हमारे जो लास्ट वाला वीडियो हमने देखा था, मतलब जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव, क्लियर। ओके, यही सारी चीजें होनी चाहिए। वही सेम चीज इसमें भी होनी चाहिए। ओके, कि हमारे क्वेश्चंस स्मॉल हो, लेंथ में छोटे हो, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्डर है ना वो बोर ना हो। ओके, उसे बहुत लेंदी ना लगे कि यार इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर करो या फिर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर करो, राइट। वो एक रिस्पॉन्डर को हम क्या चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्डर हमें आंसर करे, राइट, तो उसे आंसर करवाने के लिए हमारे क्वेश्चंस उतने अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। ओके, जो क्वेश्चंस है वो ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ लें कि डोंट यू थिंक सो, राइट। ये जो डोंट आ गया स्टूडेंट्स, डोंट क्या आप ऐसा सोच रहे हैं, क्या आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर लेती है। ओके, तो एक क्लियर क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक क्लियर और सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि जो हमारे रिस्पॉन्डर्स हैं
वो अच्छे से आंसर कर सकें और उन्हें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, सो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि एक क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, ओके, इस मेथड को यूटिलाइज करने से पहले ध्यान रखने चाहिए हमें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। ओके, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि दो ऐसे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्वेश्चनर का यूज करते हैं, राइट। एक होता है हमारा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड और एक होता है हमारा क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, ठीक है। तो उन दोनों में कैसा एक क्वेश्चनर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके कारण कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक रिस्पोंडेंट उसे फिल करने के लिए रेडी होगा या वो उसे फिल करना चाहेगा, राइट। तो एक गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए एक क्वेश्चनर को प्रिपेयर करने से पहले, राइट। तो वो चीजें हम देखते हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चनर अच्छा बन सकता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विथ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट, ये तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। आपके क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए तो वो एक रिस्पॉन्डर बहुत परेशान हो जाएगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, राइट, और वो इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो और फर्दर आंसर करे। तो वो क्या होगा, आपका क्वेश्चनर कंप्लीट नहीं करेगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी, राइट। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हमारे एक क्वेश्चनर में। सिर्फ जो जरूरी क्वेश्चंस है ना, सिर्फ वही रखना है हमें। ओके, ऐसा नहीं कि हम ए के बारे में जानना चाहते हैं और हम जेड के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ए के बारे में जानना है तो ए से रिलेटेड जितनी चीजें हैं हम वो पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन नहीं पूछना है जिसका कोई लेना देना नहीं हो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उससे। ओके, तो हमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछना है और जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपको जाननी है इनकम, ओके, लोगों की इनकम जाननी है। एक लोकेलिटी आपने सिलेक्ट की है कि उस लोकेलिटी की एवरेज इनकम क्या होती होगी। ओके, तो अब आप पूछ रहे हैं उनसे कि आपका जो बच्चा है वो कौन सी क्लास में है, तो ये थोड़ा इररिलेवेंट हो गया। अगर आप पूछते कि आपके कितने बच्चे हैं तो वो चीज चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो गई कि इनकम जो है वो कहाँ कहाँ पे स्पेंड होती है, राइट। वो जो बच्चे हैं उनके भी तो कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे तो वहां पे भी स्पेंड करनी पड़ती है, राइट। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है तो वो एक चीज थोड़ा अलग जा रही है आपसे, राइट। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उससे थोड़ा अलग जा रहा है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि हमें जो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो पूछने हैं, जो जरूरी क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमें पूछना है, ठीक है। बेफालतू ये क्वेश्चंस हम नहीं पूछेंगे। ओके, सो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर शुड बी as limited as possible. Okay, questions should be only relating to the purpose of inquiry. कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स questions? Only relating to the purpose of inquiry. जिस पर्पस से आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ओके, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछना है। ओके, सिंप्लिसिटी, ओके, सिंप्लिसिटी आपको नेम से पता चल रहा है कैसे होनी चाहिए हमारे क्वेश्चंस, सिंपल होना चाहिए। सिंपल क्यों होना चाहिए स्टूडेंट्स? अगर आपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे, राइट, तो किसी भी रिस्पॉन्डर के लिए एक वो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि पहले उसने आपका क्वेश्चन पढ़ा, फिर वो उसको समझे, राइट, वो उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करे एंड देन वो आपको आंसर करे, राइट। तो ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगी एक रिस्पॉन्डर के लिए। तो रिस्पॉन्डर क्या सोचेगा कि मुझे तो आंसर करना ही नहीं है, राइट, अगर आपने बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे तो। इसलिए आपको आपके क्वेश्चंस को कैसे रखना है, सिंपल रखना है, ठीक है। सो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस शुड बी सिंपल। क्या होना चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, लूसिड एंड क्लियर। ओके, और उसके साथ में लूसिड एंड क्लियर वही सेम मतलब हो रहा है कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो इजी से इजी वे में पूछना है, ठीक है, घुमा फिरा कर नहीं पूछना है। ओके, जितना सिंपल वे में आप पूछ सकते हो उतनी सिंपल वे में आपको पूछना है, ठीक है। आपको इनकम पता करना है ना, तो आप इनकम पूछिए। ओके,
आप सीधे पूछ सकते हैं कि क्या आपके कहाँ से इनकम आपको जनरेट होती है, आपकी फैमिली में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों के थ्रू एक फैमिली में इनकम आती है, राइट। तो ये सीधे क्वेश्चंस पूछिए, ऐसे घुमा फिरा कर हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। जितना सिंपल हम रख सकते हैं उतना सिंपल हमें रखना है, ठीक। क्वेश्चंस शुड बी शॉर्ट, नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। ओके, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, बहुत लॉन्ग या कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, ओके। क्वेश्चन में पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको क्या देखना है कि आप जितना छोटा एक क्वेश्चन को बना सकते हैं उतना छोटा बनाइए, ओके। ऐसा भी नहीं करना है स्टूडेंट्स कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आपने क्वेश्चन मार्क डाल के एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए, राइट। वो चीज नहीं करनी है, एक पॉइंट पर एक ही क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट पॉइंट पर दूसरा क्वेश्चन पूछना है हमें, ओके। तो हमें क्या देखना है, हमें क्या याद रखना है कि हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो शॉर्ट होने चाहिए, ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, ये चीज तो बहुत ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जितनों को मैथ्स पसंद नहीं है, राइट, क्या आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं चाहते। आप जैसे ही देखते हैं कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप सोचते हैं नहीं ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, हमें तो करना ही नहीं है, हमारी तो ये फील्ड ही नहीं है, राइट, ये आप सोचते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आप लोगों का सब्जेक्ट होता है मैथ्स, राइट। आप अभी आपके 11th में आप लोग स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, वो एक ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन 10th तक तो वो कंपलसरी था। तब भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं होता है, राइट। पर्सनली मुझे भी मैथ्स पसंद नहीं है, ओके, बिकॉज बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है यार, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, है ना। तो सोचते हैं कि चलो ठीक है मैथ्स से ना जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, कब तक इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करें, राइट। तो ये हमारी एक थिंकिंग होती है कि हम यार अगर मैथ्स के बिना कुछ कर पा रहे हैं तो कर लेते हैं, ओके, जबकि वो चीज पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो हम उससे बचना चाहते हैं, राइट। कौन इतनी कैलकुलेशन करेगा, है ना, ऐसा होता है। तो वही सेम चीज स्टूडेंट्स, जब हम एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पर्सन आपके लिए कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठेगा। वो ये नहीं सोचेगा वो वापस अपनी मेमोरी रिकॉल करे उन्होंने क्या क्या पढ़ा था और वो अब आपके क्वेश्चन का आंसर करे, राइट। इससे बेटर उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो इस क्वेश्चन का आंसर ही ना करे, है ना। तो इसके कारण प्रॉब्लम किसको होगी, हमें, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे होगी कि आपके जो क्वेश्चंस है वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए, है ना। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है, ओके। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछना चाहिए, ओके। मतलब हमें पहले एक छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चंस पूछना, ऐसे नहीं कि जो लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहिए उसे फर्स्ट में पूछ लिया, नहीं, एक ऑर्डर से पूछना चाहिए, ओके। व्हाट इज योर नेम, देन वेयर डू यू लिव, ओके। अगर ये एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स के, ऐसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले पूछ लिया मंथली योर हाउ मेनी इज योर मंथली एक्सपेंस, राइट, व्हाट इज योर मंथली एक्सपेंस, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, एंड लास्ट में आप पूछ रहे हो व्हाट इज योर नेम, राइट। ये कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ओके। आप पहले छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पूछना, एंड देन आप इंटरलिंक करते जाते हो और एक लास्ट वाले क्वेश्चन तक अराइव करते हो, राइट। तो एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो 3 हमारे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे कि क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे क्वेश्चनर में, ओके। नाउ अब हम और देखते हैं कि और क्या क्या होनी चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन हमें नहीं पूछना चाहिए। अनडिजायरेबल क्वेश्चन कैसा होगा स्टूडेंट्स, बहुत सेंसिटिव से क्वेश्चंस अगर आपने पूछ लिए, राइट, जो कि क्या बोलते हैं उसे दिल को छू गए, राइट, ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आपने पूछ लिए तो एक रिस्पॉन्डर आपको रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहेगा, राइट। वो सोचेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी किसी को भी, तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहेगा। ये एक अनडिजायरेबल क्वेश्चन हो गया कि ये एक हमारा जो रिस्पॉन्डर था वो डिजायर नहीं कर रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है।
Undesirable questions or personal questions must be avoided. The questions should not offend the informants, right? जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें कोई भी एक रिस्पॉन्डर आंसर करने में हिचकिचाए, राइट, उसे सोचना पड़े, वो थोड़ा रिलक्टेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए। ओके, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, ब्रेकअप हो गया किसी का, राइट, किसी का ब्रेकअप हो गया है, भाई दिल टूट गया है, क्या करे, अब तो टूट गया, क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन अब वो तो हो गया। अब अगर कोई बार बार जाके उससे पूछेगा क्यों तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ये चीज उसे इरिटेट करेगी, राइट, जिसका भी हुआ है, राइट, उसे इरिटेट करेगी, वो आंसर नहीं करना चाहेगा, वो बोलेगा यार मैं तो वैसे ही दुख में हूं और क्या करवा रहे हो आप बार बार पूछ कर, राइट। तो इस टाइप के पर्सनल क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे एक रिस्पॉन्डर हर्ट हो रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, क्वेश्चंस शुड बी एज सच कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियली। हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए जो कि इम्पार्शियली आंसर किए जा सके, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो कि हमारी जो गवर्नमेंट है, राइट, वो क्या उनकी जो पॉलिसीज है वो सही है या वो गलत है, ओके, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ लिया गया है आपसे, तो अब आप क्या सोचोगे, अगर आप बहुत ज्यादा किसी एक पार्टी के साथ में रहोगे, राइट, कि नहीं हम सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट में लिख सकते हो, राइट, जो भी अपोजिट पार्टी है उसके अगेंस्ट में। अगर आप बिल्कुल अपोजिट में हो, अगर मतलब अगर आप उसके फेवर में हो तो आप एकदम फेवर में लिख सकते हो, अगर आप अपोजिट में हो तो एकदम अपोजिट में लिख सकते हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो इतना अपोजिट और इतना फेवरेबल ना हो, ओके, लेकिन यहाँ पे पार्शियलिटी आई, राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या चीज आ गई, आपकी पर्सनल चॉइस आ गई, आपको वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट पसंद नहीं है, इसलिए आपने सिर्फ उनके अपोजिट में आंसर्स लिखे हैं, ओके, उनके अगेंस्ट में आंसर्स लिखे हैं, राइट, और क्योंकि आपको वो गवर्नमेंट बहुत पसंद है, ओके, जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट आपकी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ओके, आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं उन्हें, तो क्या हो रहा है उसके कारण आप क्या कर रहे हो, कोई चीज अगर गलत भी है ना, कोई इनकी पॉलिसीज गलत भी है, तो भी आप उस चीज का फेवर कर रहे हो, ओके। तो ये चीज हमें क्या बता रहा है कि एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। अगर हमने कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे तो वहां पे एक सेंस ऑफ पार्शियलिटी आ जाएगी। यहाँ पे पार्शियलिटी आई कि अगर कोई चीज गलत है तो भी आप उससे फेवर कर रहे हो, या फिर कोई चीज सही है तो भी आप उसके अगेंस्ट में हो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए जिसमें ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है। देन प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे, ओके, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। नाउ स्टूडेंट्स, पायलट सर्वे एक टर्म होता है, ओके, एक सर्वे का नाम होता है, एक काइंड ऑफ मेथड होता है जो जिसमें क्या होता है कि एक ट्रायल बेसिस पे, एक बहुत छोटे स्केल पे कोई भी सर्वे को हम अंडरटेक करते हैं, ओके, उसे स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। किस वजह से करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हम एक्चुअल सर्वे की एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर सके, ओके। मतलब ये एक पायलट सर्वे जो होता है वो एक ट्रायल बेसिस पे हमने सर्वे किया है कि क्या हम जो सर्वे करने वाले हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे हमें करना चाहिए, ओके। उसमें हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, some questions can be asked from the informants on trial basis, okay। कुछ questions आप पूछ लीजिए informant से ट्रायल बेसिस पर, ओके। इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी दीज कैन बी रिफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, ओके। क्या कर सकते हैं हम, अगर जो उनके क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, जो आंसर्स हैं उनमें कोई डिफिकल्टी आ रही है, ओके, हमने ट्रायल बेसिस पे एक क्वेश्चंस दिए हैं कोई रिस्पॉन्डर्स को, और जो वो आंसर कर रहे हैं उसमें हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो रही है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें अपना क्वेश्चन रिफ्रेम करना है, ओके। हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्चुअल सर्वे में नहीं देंगे, हम उसे रिफ्रेम करेंगे, उसे इस वे में बनाएंगे ताकि उसके आंसर देने में किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ओके। एंड देन उस पर्टिकुलर क्वेश्चनर को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। Such testing is technically called pilot survey, ओके। ऐसी टेस्टिंग को हम पायलट सर्वे बोलते हैं, ओके। एक ट्रायल बेसिस पर कोई भी सर्वे को अंडरटेक करना, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पायलट सर्वे, ठीक। देन इंस्ट्रक्शंस,
क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए एक क्वेश्चनर में हमें। ओके, क्वेश्चनर में मतलब जब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, उसके पहले हमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव है, आपकी सीक्रेसी हम मेंटेन करके रखेंगे, ये सारी चीजों का अश्योरेंस, किस टाइप से आपको आंसर्स करने हैं, कहां पर ये क्वेश्चनर को वापस सेंड करना है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन करनी चाहिए। ओके, अ क्वेश्चनर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म्स। ओके, कैसे फॉर्म को फिल करना है वो सारी चीजें हमें अच्छे से लिखनी है। ओके, क्रॉस वेरिफिकेशंस, ठीक, सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड व्हिच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशंस। क्रॉस वेरिफिकेशंस का मतलब क्या हुआ, हमने कोई क्वेश्चन पूछा, उसको चेक करने के लिए कि क्या उसका आंसर सही है, उसको चेक करने के लिए हमने कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके कोई सा दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या जो उन्होंने एक रिस्पोंडेंट ने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके कारण हमें पता चलेगा कि कितने एक्यूरेट आंसर्स दिए गए हैं। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने पूछा एक हमारे क्वेश्चन में व्हाट इज योर एज, ठीक है, एंड कुछ टाइम के बाद में हमने पूछ लिया व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो उन्होंने एज बताई है वो सही है या नहीं है, राइट। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ कि हाँ जो ये लोग बता रहे हैं वो सही है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए जो कि हमारे क्रॉस वेरिफिकेशन में हेल्प करे। ओके, हमें बता सके कि ये कितने एक्यूरेट आंसर्स किसी भी एक रिस्पोंडर ने दिए हैं। ठीक, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। नाउ रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, ऑब्वियसली हम क्या चाहेंगे कि क्वेश्चनर हमारे पास में वापस आ जाए, राइट। हमने अगर किसी को सेंड किया है तो वो फिल होकर वापस जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो हमें एक रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न भी करना चाहिए, मतलब एक जब क्वेश्चन सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि प्लीज आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चनर को वापस सेंड कर दीजिए। ठीक है, सो रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट्स टू रिटर्न द क्वेश्चनर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ओके, रिक्वेस्ट करनी है हमें, ठीक है। The informant must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential. Okay, क्या हमें अश्योरेंस देनी है एक रिस्पोंडर को कि वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, ओके, वो कैसी रहेगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ओके, जो सीक्रेसी है वो हम मेंटेन कर रखेंगे, ये अश्योरेंस हमें देना पड़ेगा, तभी कोई भी एक रिस्पोंडर जो है वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन देगा। ओके, अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं आपसे आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछूं, ओके, मैं आपसे पूछूं और मैं ये बोलूं कि कल वाली क्लास में ना मैं ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने मुझे दी है वो मैं बोलने वाली हूं, तो क्या आप मुझे ओपनली आपकी इंफॉर्मेशन देंगे? नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज मैंने कितनी सारी जगह पर आपकी इंफॉर्मेशन फैला दी, राइट। तो ये आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन नहीं हो पाई, राइट। लेकिन अगर इसी चीज की मैं आपको अश्योरेंस देती, ओके, कि आप मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ओके, वो प्राइवेसी हम मेंटेन करके रखेंगे, राइट, तो आप मुझे थोड़ा अच्छे से ओपन होकर अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे पाते, राइट। तो हमें एक अश्योरेंस देनी है, ओके, एक इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है कि हाँ आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना वो सारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है। और जो हमारे रिस्पोंडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप प्लीज ये पर्टिकुलर क्वेश्चनर को कंप्लीट कर सेंड कर दीजिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये है हमारी कुछ क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, ओके, या फिर गुड क्वालिटीज ऑफ अ क्वेश्चनर, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हमने पढ़े वो हमें ध्यान में रखने एक क्वेश्चनर को प्रिपेयर करने से पहले, ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होंगी ये सारे पॉइंट्स। ओके, नाउ हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि एक क्वेश्चनर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ओके, उसे कैसे बनाया जाता है। ओके, इस वीडियो के नोट्स की लिंक आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।